हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बेसिकली डील कर रहे होंगे। बट उसके पहले जैसे लाइट का प्रोपगेशन के से रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी आप जस्ट जान के रखो, थियोरेटिकल चीज़ है कुछ चीज़ें। जैसे 1600 मतलब 1600 का जो सेंचुरी था, मतलब 1600 से 1600 1700 के बीच का जो सेंचुरी था, इसके बीच में लाइट का प्रोपगेशन माना जाता था ना कि वो कॉर्पस्कल्स के थ्रू होता है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते थे। इसमें क्या मानते थे कि जैसे लाइट, जब कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट जब हम जलाते हैं, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो बल्ब हो, कोई भी चीज़, जो भी कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी तरफ से उस सराउंडिंग मीडियम में चारों तरफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट को सेंड करता है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट। और इस पार्टिकल्स ऑफ लाइट को कॉर्पस्कल्स कहा गया था, कॉर्पस्कल्स। और ये कॉर्पस्कल्स जो थे, इनके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज मानी गई थी। दे अज्यूम दैट दीज कॉर्पस्कल्स हैव एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, और ये मीडियम में चारों तरफ जो है वो प्रोपेगेट करता है, दोनों चारों तरफ। ये बेसिकली इनके पास मतलब कलर भी होता है, क्योंकि लाइट ऑब्वियसली कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट, डिफरेंट मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट का कलर डिफरेंट होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये भी माना कि विजिबल होती है हमें, मतलब ये जो पार्टिकल जिसकी बात कर रहे हैं ये विजिबल होती है। बट इसमें जैसे इसकी साइज जो है वो एकदम बिल्कुल ग्रैन्युअल्स की तरह होती है। आपको ऐसे मानना है कि जैसे एकदम नेग्लिजिबल साइज का पार्टिकल्स है जो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कैरी करता है। उस समय तक फोटोन का थ्योरी नहीं था, क्योंकि फोटोन थ्योरी तो बहुत बाद के आया हुआ है, ठीक है। ये तो लेट 1800 के बाद से इस पे रिसर्च शुरू हुआ था, एंड देन फिर 1900 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो ये सब बहुत बाद की बात है। बट ये मैं टाइम बता रहा हूँ आपको, जिस वक्त ये कॉर्पस्कल थ्योरी चलता था, ये 1600 से 700 का पीरियड का है। मतलब इसमें इसका प्राइम, इसके सबसे ज्यादा बड़े एडवोकेट, इस थ्योरी के सबसे ज्यादा बड़े एडवोकेट जो थे वो आपके न्यूटन ही थे। ये थ्योरी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा था। मतलब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा था। इसमें वो कॉर्पस्कल्स का कोलिजन कंसिडर करते थे सरफेस के एटम्स के साथ। जैसे रिफ्लेक्शन कंसिडर करना है तो सरफेस के एटम्स के साथ रिफ्लेक्ट करना है। फिर अगर रिफ्रैक्शन कंसिडर करना है तो उसमें ऑब्लिक कोलिजन की तरह उसको कंसिडर करते थे। और फिर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वो किसी तरह से ये दिखा देते थे कि स्नेल्स लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद फिर कुछ मॉडर्न डे फेनोमेना के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन पार्टिकल थ्योरी, मतलब जो कॉर्पस्कल थ्योरी था, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं आ पा रही थी। मतलब कॉर्पस्कल थ्योरी जो था ये इन मॉडर्न डे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो जब एक्सप्लेनेशन, जैसे साइंस का जो प्रोग्रेस होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कोई एक थ्योरी, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है उस ऑब्जर्वेशन पे बेस करके हम कुछ थ्योरी सजेस्ट करते हैं, और वो थ्योरी का जब तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलता है तब तक सब उसी को एक्सेप्ट करके चलते हैं, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन मिलना शुरू हो जाता है तो फिर लोग उसको डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है चलो ये थ्योरी आपकी गलत आ गई है। तो न्यूटन के टाइम पे ही ऑलरेडी मतलब जब उन्होंने ये थ्योरी सजेस्ट किया तो सबने इसको मान लिया कि कि ये सही है, क्योंकि न्यूटन का कंट्रीब्यूशन साइंस में इतना बड़ा है कि अगर वो कुछ भी बोल देते थे ना तो कोई क्वेश्चन करने का हिम्मत ही नहीं करता था। मतलब कोई सोचता भी नहीं था कि ये गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूटन का खुद इतना बड़ा ऑरा था कि सबको ही मानते थे कि वो हमेशा सही ही कह रहे होंगे, कुछ गलत नहीं कह सकते। वो आदमी कुछ गलत कह ही नहीं सकता, सबको ऐसा लगता था। हाइजन का प्रिंसिपल था कि उन्होंने कहा था कि जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होती है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में होती है। मतलब वो लाइट को ऑलरेडी वो वेव की तरह कंसिडर कर रहे थे, बट उनका थ्योरी को ना कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। नोबडी एक्सेप्टेड हाइजन्स थ्योरी, जिसमें वो कहते थे कि लाइट जब प्रोपेगेट करती है तो उसमें क्या होता है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट के थ्रू होता है। वेव फ्रंट्स का मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास 11 में आपको बताया था, वेव फ्रंट्स वो सारे पॉइंट्स होते हैं जिनका जो सेम फेज में उस फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन रखते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो सोर्स से आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाओ जहां पे आपको सेम फेज मिले, तो सेम फेज में जितने पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की फेज सेम मिल रही है, आप समझ सकते हैं कि वो सारे पॉइंट जो है वो सेम फेज में होंगे, उनको कनेक्ट कर दो, उससे आपको एक वेव फ्रंट मिल जाता है। हाइजन ने बोला कि ये जो वेव फ्रंट बन गया है, इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे खुद में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ये खुद में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो उसमें आप इमेजिन करो से लाइट को आगे प्रोपेगेट कराओ, तो वो बेसिकली वेव फ्रंट से और फर्दर वेव फ्रंट बनाते थे। वॉइस और कट गया,
क्या वॉइस गया 10-15 सेकंड। सेकेंडरी वेवलेट होता है, उसके बाद से और एक बार बोलेंगे, कट गया था वॉइस। फिर से बोलो एक बार, कहाँ से? फिर वो वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट आपने बोला ना, उसके बाद नहीं सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा, कहाँ से नहीं सुना आपने? मतलब वेव फ्रंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। अच्छा वहां से। ओके ओके। तो हाइजन ने ये बोला कि जैसे एक वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे खुद में एक एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होती है, खुद में वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। इसका मतलब क्या है कि उसमें आप एक पॉइंट कंसिडर करो तो उस पॉइंट को एक सोर्स की तरह कंसिडर करो और उस सोर्स से वेव्स आगे की तरफ निकालो। तो इससे क्या किया उन्होंने, एक वेव फ्रंट से मल्टीपल वेव फ्रंट्स बनाए और फिर उन वेव फ्रंट्स का जो सेम फेज में पॉइंट्स मिल रहा था उनको कनेक्ट किया, उससे एक नया वेव फ्रंट बना। तो उन्होंने बोला वेव फ्रंट के फॉर्म में बेसिकली लाइट प्रोपेगेट करती है। कॉर्पस्कल्स थ्योरी क्या कहता था, कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में कॉर्पस्कल्स बेसिकली लाइट को बेसिकली एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाता है, और वेव थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि लाइट को बेसिकली वेव फ्रंट एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करवाता है। ये दोनों के डिफरेंस थे। बट हाइजन का प्रिंसिपल कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि एडवोकेट कौन करते थे, न्यूटन करते थे। तो दिस इज सिमिलर टू सेइंग कि जैसे कि आपके सामने कोई भगवान खड़ा है और भगवान बोल रहा है तो फिर दूसरे का बात कोई सुनेगा ही नहीं। तो न्यूटन काइंड ऑफ भगवान ही थे सबके लिए, मतलब साइंस फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में पर्टिकुलरली वो जो भी कह देंगे वो सबको मान लेते थे, मतलब कोई सोचता भी नहीं था। बट जब एक्सपेरिमेंटली ये गलत साबित होने लग गया, एक्सपेरिमेंट्स में जो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें जो है, ये सारे मॉडर्न डे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ये सारे के सारे हाइजन के प्रिंसिपल से परफेक्टली एक्सप्लेन हो रहे थे। और तब ये सबको लगा कि नहीं, हाइजन जो थे सही थे, इनका थ्योरी को भी क्या किया, एक्सेप्ट किया गया। और बाद फिर ऐसा नहीं है कि न्यूटन का थ्योरी को पूरा डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि न्यूटन ने जो बैकग्राउंड सेट किया था, वो बैकग्राउंड आगे में आइंस्टाइन ने एक्सप्लोर किया। आइंस्टाइन ने क्या चीज किया, लाइट के साथ फोटोन थ्योरी लाया ना, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो फोटोन थ्योरी क्या है, फोटोन भी तो लाइट के पार्टिकल्स के बारे में ही बात करते हैं। तो ये फोटोन थ्योरी का जो बैकग्राउंड है वो न्यूटन ने ही सेट किया था उस बैकग्राउंड को। तो वो एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जैसे इसके बाद फिर ये एस्टैब्लिश हुई जो लाइट का है, जो ड्यूअल कैरेक्टर होता है, कि कुछ इन्वायरमेंट में वो क्या करता है, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, और कुछ इन्वायरमेंट में वो वेव की तरह बिहेव करता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे आपका, मेरा, हर किसी का एक ड्यूअल कैरेक्टर है। आप हमारे सामने जैसे बिहेव करते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने वैसे बिहेव नहीं करते। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारा बिहेवियर को चेंज करवाता है। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि जो डुअल नेचर है हर एक चीज के पास होती है, तो किस इन्वायरमेंट में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वो इन्वायरमेंट क्या करता है, उसका नेचर को चेंज करता है। तो जब आप एक कैरेक्टर देखते हो तो दूसरा कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल पैसिव हो जाता है। मतलब जहाँ पे पार्टिकल कैरेक्टर दिखेगी आपको, वहाँ पे वेव कैरेक्टर बिल्कुल पैसिव हो जाएगी, और जहाँ पे आपको पार्टिकल कैरेक्टर पैसिव दिखेगी, वहाँ पे वेव कैरेक्टर आपको डोमिनेंट दिखेगा। तो एक साथ आपको एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट दिखता है और दूसरा जो है वो बिल्कुल पैसिव दिखता है। आपको समझ आई क्या बोला मैंने अभी तक? ये थ्योरी बात बताइए, बाकी तो अभी हाइजेंस थ्योरी तो बहुत डिटेल्स में करना है। कॉर्पस्कल्स थ्योरी हमारे बस इंफॉर्मेशन की तरह याद रखनी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे हम, बस इसको थ्योरी की तरह याद रखेंगे। इतना तक बात समझ आया आपको जो अभी तक मैंने बोला? हाँ सर। एक चीज और जस्ट इंफॉर्मेशन की तरह याद रखना, कॉर्पस्कल्स थ्योरी जो था ना, वो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एयर से ज्यादा प्रेडिक्ट करते थे। मतलब वो मानते थे, मतलब ऐसा उस समय न्यूटन ये अज्यूम करते थे, मतलब मानते थे कि लाइट जो है वो एयर में स्लोअर ट्रैवल करता है और वाटर के अंदर फास्टर ट्रैवल करता है। अब इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या था उनका, मतलब वो ऐसा मानते थे कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करता है तो वो लाइट रे, याद है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, याद है आपको? हाँ। तो वो ऐसा कुछ मानते थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ऐसा ही कुछ मैंने पढ़ा है कि उनका ये मानना था कि जो लाइट रेज होती है ना, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्टेड होती है। मतलब जैसे लाइट रे जैसे इधर से इधर बेंड किया तो इधर की तरफ खींचा चलाया, नॉर्मल की तरफ खींचा चलाया। तो ये ऐसा मान रहे थे कि लाइट नॉर्मल क्या कर रहा है ना, नॉर्मल की तरफ वो खींचा चला रहा है, जैसे कोई खींच रहा है उसको। तो खींचेगा अगर कोई नॉर्मल की तरफ, तो एक तरह से सोचो कि ऐसा एक फोर्स लग रहा है, मतलब वो कॉर्पस्कल्स पे, जो टुवर्ड्स दी नॉर्मल उनको खींच रहा है। आप समझ रहे हो क्या हम कह रहा हूँ मैं? आर यू रियलाइजिंग? ठीक है, जैसे कोई फील्ड है। हाँ, मतलब ऐसे नहीं, फील्ड, हाँ फील्ड कह सकते हैं, मतलब फील्ड की थ्योरी की तरह सोच सकते हैं, बट ये इलेक्ट्रिक, हाँ सर। हेलो, कोई एक फील्ड फोर्स है जो कॉर्पस्कल्स को नॉर्मल के अलॉन्ग खींच रहा है। तो वो कहते थे कि नॉर्मल, सर तो वो आपका कहते थे आवाज कि कट नॉर्मल के गया। अलॉन्ग, सर वो फील्ड थ्योरी की तरह मान सकते हैं, उसके बाद सर बोलेंगे कट गया था आवाज। फील्ड थ्योरी की तरह मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली एक ऐसा फील्ड है
जो कॉर्पसल्स को क्या कर रहा है, अलोंग दी नॉर्मल खींच रहा है। तो नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अगर कोई नॉर्मल की तरफ खींच रहा है सोचो, तो उस केस में क्या है, जो ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी था और उससे तो एक ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा ना नॉर्मल के अलोंग। हाँ हाँ बोला कि नॉर्मल के अलोंग का वेलोसिटी बढ़ गया और जो सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी था वो अनचेंज रह गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो दैट इज व्हाट ही अज्यूम्ड, व्हिच वाज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। समझ आ रही है? तो ये थ्योरी आपकी इनकरेक्ट थी, बट ये थ्योरी के लिए जैसे ध्यान रखिए कि जैसे अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि स्पीड कहाँ पे ज्यादा होती है, एयर में या वाटर में, तो सर आपका आपने वापस क्या बोला, सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन जो बोला वो सुनाई नहीं। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि लाइट की वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होती है, एयर में या वाटर में? वाटर में। वाटर में। ये पानी में। कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी है जो कि गलत था, बट जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वैसे ही आंसर करेंगे ना जो थ्योरी था। समझ आई? हाँ ठीक है, ठीक है, अभी चलो स्क्रीन पे चलते हैं, कुछ लिखते हैं। Okay. So we start off with wave optics, and इसमें जो दो चीजें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, मॉडल्स ऑफ लाइट, दो मॉडल्स ऑफ लाइट है। एक है आपका कॉर्पस्कुलर थ्योरी, according to it a luminous body emits a stream of particles in all directions known as corpuscles. These particles are assumed to be of negligible dimension. They carry energy as well as momentum. This theory successfully explain laws of reflection and refraction using concepts of elastic collision between corpuscles and the surface atoms or electrons. But this theory failed to explain modern day experiments such as interference, diffraction, polarization. Newton advocated this theory. Newton advocated this theory, and he predicted
be more in denser medium compared to air, which was incorrect. ये आपका पहला थ्योरी है, इसमें बस इतना ही थ्योरी याद रखना है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। दूसरा थ्योरी जो है, दूसरा मॉडल ऑफ फ्लाइट रादर जिसको कहते हैं, ये है आपका वेव मॉडल। This theory was put forward by Huygens, Huygens, which is based on geometrical construction of wavefronts, which allows us to determine the shape of the wavefront at any instant of time if its shape at an earlier instant was known. Earlier instant was known. Huygens assumed that the wave propagates due to propagation of wavefronts in the direction of propagation. Hence, wavefronts travel with speed of light. Speed of light. Wavefronts can be drawn by drawing surfaces. Which are perpendicular to the direction of propagation of wave. This is similar to drawing equipotential surfaces. सर आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। This is similar to drawing equipotential surfaces for given field lines. मतलब field lines जैसे पता था तो equipotential surface ड्रॉ करते हैं, वैसे ही अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव पता है तो आप वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। The spacing between wave fronts is roughly a measure of the wavelength of the wave, and hence the spacing changes on changing medium gets compressed in denser medium. ठीक है। अब जो एक और चीज मैंने आपको बताई वो कौन सी थी? हाँ, वेव सेकेंडरी सोर्सेस की। Each
point on a wavefront behaves as a secondary source of wave, secondary source of wave, and the waves emanating from them are known as wavelets. Known as wavelets. अब ये प्रोपेगेशन कैसे होता है? आपको वेवफ्रंट्स का शेप तो आपको याद ही होगा। याद है आपको? पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल होता है, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल होता है, और अगर सोर्स बहुत दूर हो तो उस केस में प्लेनर होता है। आपको याद है? हाँ सर। एक मिनट, some common wavefronts, spherical for point source। अभी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे इमेजिन करो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट, तो इससे आप क्या कर रहे हो? आप वेव को आगे की तरफ प्रोपेगेट करवा रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर आप सेम डिस्टेंस पे चारों तरफ जाओगे तो उस केस में आपको वेव का फेज क्या मिलेगा? आपको सेम मिलेगा। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप गए एंड देन वहां पे आपने क्या किया? एक लोकस बना लिया, तो आपको ये एक वेव फ्रंट मिल गया। अब थ्योरी ये कहता है कि इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें इमेजिन कर सकते हो। मैं थोड़ा कम ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सारे पॉइंट्स वो कहते हैं कि खुद में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है कि इससे भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इससे भी वेव्स जो है वो चारों तरफ ऐसे बाहर की तरफ प्रोपेगेट करते हुए आपको दिखेंगे। आपको रियलाइज हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। वेवफ्रंट के अंदर वेवफ्रंट, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट, वेव फ्रंट से वापस से वेव फ्रंट बना रहे हैं। और ये छोटे छोटे वाले जो बनाए हैं मैंने वो बेसिकली आपके सेकेंडरी वेव्स हैं, तो वो आपके वेवलेट्स बन जाएंगे। तो इस केस में देखोगे अगर आप, तो ये भी आपके वैसे ही प्रोपेगेट करते हुए दिखेंगे आपको, बिल्कुल वैसे जैसे आपका एक नॉर्मली आप वेव्स को बाहर निकालते हुए दिखाते हैं। समझ आ गया? अब इनका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इनका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ऑब्वियसली सेम फेज में होगा ही नहीं इन सभी का, क्योंकि सारे तो एक ही सोर्स से, मतलब जैसे जितने भी ब्लैक डॉट्स मैंने बनाए वो सारे तो सेम फेज में है, और एक साथ उन लोगों ने भी अपने वेव छोड़े हैं और मीडियम भी सेम है। तो जितना डिस्टेंस एक का ट्रैवल करेगा वेव, दूसरे का भी तो उतना ही ट्रैवल करेगा। तो इससे क्या किया आपने? इन सब को वापस से कनेक्ट किया, इन सब के पीक को कनेक्ट किया, इससे वापस से क्या मिला आपको? एक नया वेव फ्रंट मिल गया। इनका फेज सेम क्यों होगा? एक और रिपीट। क्योंकि आपके ब्लैक डॉट्स जो हैं वो सारे तो सेम फेज में हैं और उनसे वेव्स तो एक ही साथ निकल रहे हैं। तो वेव्स अगर एक ही साथ निकल रहे हैं तो उस केस में सेम टाइम में जो वेव्स होंगे वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे क्योंकि मीडियम सेम है। अच्छा हाँ, है ना? तो उसी के बेसिस पे हमने कहा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस से आपका एक नया वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट हो गया। ये देखो अब मैंने जो इनके पीक्स को लेके एक नया वेव फ्रंट बनाया, अगर आप देखोगे तो दिख रही है? दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ये नया वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने किसी भी एक इंस्टेंट पे सोचो, अगर वेव फ्रंट बना के दे रखा है तो दूसरे इंस्टेंट पे वेव फ्रंट कैसा होगा? आप बना सकते हैं नहीं बना सकते? सोचे देखो, क्योंकि एक वेव फ्रंट से आप जितने भी पॉइंट्स है वो सारे को एक एक सोर्स की तरह मान लो और उससे सेकेंडरी वेव्स निकालो और सेकेंडरी वेव्स का पीक को वापस से कनेक्ट करो, तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका स्फेरिकल हो गया पॉइंट सोर्स के लिए। वैसे ही आप अगर एक लाइन सोर्स लेंगे तो उनके लिए सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल फॉर लाइन सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए पूरा ड्रॉ नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये बस एक लाइन सोर्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही कंसेप्ट है या नहीं है? है या नहीं है? हाँ सर। ये
तो आपका वेव जो है वो प्रोपागेट करेगा चारों तरफ एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके वेव फ्रंट्स आपको परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आपको एज्यूम करना है। बिल्कुल वैसे ही सेम कंसेप्ट है। ये हो गया सिलेंड्रिकल फॉर लाइन सोर्स। एंड तीसरा प्लेनर। प्लेनर कब होगा? प्लेनर होगा तब जब आपका पॉइंट सोर्स बहुत फार अवे होगा। प्लेनर फॉर सोर्स प्लेस फार अवे। फार अवे होने से चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे लाइन सोर्स हो, अगर सिलेंड्रिकल भी आपने ड्रॉ किया है तो सिलेंडर का अगर साइज बहुत बड़ा है तो आपको कर्वेचर पता नहीं चलेगा। वैसे स्फीयर भी अगर बहुत बड़ा है तो कर्वेचर पता नहीं चलेगा, वही प्लेनर ही अपीयर होगा आपके लिए। तो इस केस में अगर जैसे यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स भी आपने बना रखा है तो इससे अगर बहुत दूर पे रहोगे, बहुत दूर पे, दिस इज लार्ज डिस्टेंस, तो इस केस में आपको ये जो वेव फ्रंट मिलेगा ये आपको ऑलमोस्ट ऐसे प्लेनर मिलेगा, ऑलमोस्ट प्लेनर दिखेगा। थोड़ा सा कर्व करके दिखाओ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली तो स्फेरिकल है बट आपको अपीयर कैसा होगा प्लेनर। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ सर। These are actually spherical but they appear planar. ठीक है। एक चीज अगर आप देखोगे तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो वेवफ्रंट्स होती है वो रफली इस चीज का मेजर होता है कि वेवलेंथ कितना है वेव का। अब इस चीज का मतलब क्या देखो, जैसे अगर आप एक वेव को एक मीडियम में ट्रैवल करा रहे हो तब तो आपको ये पता नहीं चलेगा, बट जब आपका मीडियम चेंज होता है ना तब आपको वो चेंज फील होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि मैं जैसे चेंज, आप एक वेवफ्रंट का शेप चेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करा के। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। चेंजेस इन शेप और ओरिएंटेशन ऑफ वेवफ्रंट। देखो अभी क्या कर रहे हैं, अभी जैसे अगर मान लो कि हमने प्लेन वेव्स ही कंसीडर कर रखे हैं। मान लो जैसे मान लो लाइट ट्रैवल करा रही है, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर होगा ना? होगा नहीं होगा? होगा ना? हाँ सर। ठीक है। इस केस में अगर मैं इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया आपने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, और यहाँ से एक और ड्रॉ कर दिया। दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन को आप लैम्डा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये लैम्डा है। ये वेव फ्रंट ही बेसिकली आपका आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है। अब इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब डाल दिया। व्हाट आई डू इज आई प्लेस अ ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, ये ग्लास स्लैब डाल दिया है। अभी सोच के देखो, ग्लास स्लैब में जब डालेंगे तो लाइट रे स्लोअर ट्रैवल करेगा या नहीं ट्रैवल करेगा? हाँ। ठीक है, दिस इज ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब में अगर लाइट स्लोअर ट्रैवल कर रहा है तो जो वेव्स का दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट जो हमने ड्रॉ के रखे हैं उनके बीच की स्पेसिंग घटेगी नहीं घटेगी? हाँ घटेगी। ठीक है, तो वो चीज को आपको कैसे दिखाना है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके वो दिखाना है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे अभी इन्हीं वेव फ्रंट्स के बारे में बात करूँ, शेप तो चेंज नहीं किया बट इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो कंसिडरेबली आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अभी भी ये देखो, शेप में अगर आप देखोगे तो प्लेनर ही है क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन ऐसा चूज कर रखा है कि वो प्लेनर आपको अपीयर हो रहा है, बट इनके बीच की जो सेपरेशन है ये डेफिनेटली आपकी लैम्डा डिवाइड बाय म्यू हो जाएगी अगर इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। आपको समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। अगर इमेजिन करो कि आपको ओरिएंटेशन चेंज करनी है, जैसे अगर मान लो कि आपने एक प्रिज्म में ही डाल दिया था, सपोज आप यहाँ पे एक प्रिज्म डाल देते हैं, जैसे हमने एक प्रिज्म बना लिया। सर स्पेसिंग क्यों घट गया, बार बोलेंगे? क्योंकि लाइट जो है वो स्लोअर ट्रैवल कर रहा है ना, उसी इंटरवल में, जितने इंटरवल में सोचो वो एयर में एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस मूव करता, उतने ही टाइम में जब हम स्लैब के अंदर जाएंगे तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या कम ट्रैवल करेगा? अच्छा हाँ, म्यू टाइम्स कम करेगा। ठीक है। ठीक है, तो वही चीज है। तो अभी मान लो कि अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे इमेजिन करो एक प्रिज्म ले रखा है, इज अ प्रिज्म। ठीक है, ये सॉलिड प्रिज्म है, मतलब बीच में खाली नहीं है, ये सॉलिड है, ग्लास का प्रिज्म है। और इसमें भी इमेजिन करो हमने क्या किया, अपना एक प्लेन वेव फ्रंट वाला लाइट वेव सेंड कर रखा है। ठीक है, यहाँ से लाइट वेव इमेजिन करो हमने सेंड कर रखा है। जैसा आपको वेव देख के पता चल रहा होगा, वेव फ्रंट कैसा दिखेगा इसका? प्लेनर होगा।
तो ये प्लेनर वेव फ्रंट हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। हाँ सर। इनके बीच की सेपरेशन ये अपनी लैम्डा दिखा रखी है। अब जब ये प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा तो फिर ये रिफ्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्ट करता हुआ दिखाया हमने। अब देखो जो कंसेप्ट आपको बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइन की तरह सोचो, तो देखो जब हम प्रिज्म के अंदर डाला हमने तो भी देखो सेम डेविएशन दोनों का होगा, तो ऑब्वियसली इसमें भी जो वेव फ्रंट का शेप बनेगा हमारे लिए वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा ना, प्लेनर रहेगा। हाँ सर। देखिए बट अब इनके बीच की स्पेसिंग घटनी चाहिए थी क्योंकि ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो ये हाँ वाली जो सर। स्पेसिंग हम दिखाएंगे दिस विल बी लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो ओरिएंटेशन चेंज हुआ है नहीं, वेव फ्रंट का ओरिएंटेशन चेंज हुआ है क्या? सर 2 होगा या फिर म्यू होगा? म्यू 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 होगा बेटा, म्यू। और फिर जब ये बाहर निकल जाएगा तो वापस से पैरेलल, इसका मतलब वापस से पुरानी स्पेसिंग इसकी आ जानी चाहिए क्योंकि मीडियम सेम है तो वेव फ्रंट भी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगा। तो पहले जितनी स्पेसिंग आपने रखी थी उतनी स्पेसिंग आप बाद में भी रखेंगे, तो ये स्पेसिंग आपका वापस से लैंड हो जाएगा, समझ आई? तो इसमें अगर देखोगे तो ओरिएंटेशन चेंज हुआ है नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ। ठीक है। अगर इमेजिन करो हमने एक लेंस प्लेस किया होता, मान लेते हमने एक कन्वर्जिंग लेंस प्लेस कर रखा है, सर इसमें जो वेव फ्रंट्स के बीच में जो डेविएशन हुआ वो क्या वो डेल्टा ही होगा, मतलब आई प्लस में से? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि जो वो तो रे जितना टर्न करेगा नॉर्मल भी तो उतने एंगल से टर्न करेगा ना। ओके, अब इस डायग्राम को देखो, अब बताओ मुझे इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, प्लेनर है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेनर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेनर वेव फ्रंट ड्रॉ कर रखा है, देखो। सो ये सेपरेशन को हमने लैम्डा दिखा रखा है यहाँ पे। अब जब आप इसको ये कन्वर्जिंग लेंस से तो कन्वर्ज कराएगा यहाँ पे एक जगह पे, तो देखो इसको कन्वर्ज कराता हुआ ले जा रहे हैं, ऐसे कुछ बनेगा। हाँ सर। ठीक है। हाँ। अब एक चीज चेक करो, कन्वर्जिंग के लिए अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, मतलब सेम वेव फेज वाला अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? देखो तो। हाँ सर, सर्कुलर टाइप बनेगा, है ना, क्योंकि आपको वही इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला लॉजिक से सोचना है, तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। अगर आप लाइट का वेव फ्रंट्स के मतलब लाइट का फेज के टर्म्स में भी सोचोगे तो भी समझ में आएगा। देखो लेंस का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन वो पतला है या नीचे वाला सेक्शन पतला है? ऊपर वाला। मतलब बीच के कंपैरिजन में ऊपर और नीचे को कंपेयर करो, बीच के कंपैरिजन ऊपर नीचे तो पतला है, तो ऊपर और हाँ। नीचे अगर पतला है तो उसमें लाइट रे ज्यादा आगे ट्रैवल कर जाएगा नहीं एयर निकलने के बाद? हाँ सर। राइट, क्योंकि थिकनेस तो उसको कम मिल रहा है, इसका मतलब उसको डेंसर मीडियम में लेसर ट्रैवल करना है, तो लेसर ट्रैवल करना है इसका मतलब वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा नहीं फेज में। समझ आ रही है? हाँ। तो वही चीज देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो ये वाले पॉइंट्स अगर देखोगे, देखो जैसे 3 पॉइंट में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, जैसे ए बी और सी, देखो ए और सी जो है थोड़ा आगे निकला हुआ दिख रहा है बी के कंपैरिजन में। हाँ। हाँ सर। और वो क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि ए मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला रे वो डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसीलिए उसको थोड़ा आगे भागना ही था। समझ आई आपको? हाँ सर। ठीक है, एग्जैक्टली आपको दो, अगर क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट में आपने 2 वेव फ्रंट ड्रॉ किया, यहाँ पे भी आप 2 ड्रॉ करो। आप एक चीज अगर नोटिस करोगे तो मैंने स्पेसिंग सेम मेंटेन करने की कोशिश की, आपको दिख रहा है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है। हाँ बट ये है कि इस बार वेव फ्रंट आपका शेप जो है वो आपका स्फेरिकल है। ठीक है, फिर वापस से जब ये कन्वर्ज करके वापस बाहर निकल रहा है तो वापस से कैसा दिखेगा? ये स्फेरिकल, अब बट कनकेविटी अब ये चेंज जाएगी, स्फेरिकल दिखेगा, वो उल्टा कर्वेचर हो जाएगा, तो ये अब उसकी कनकेविटी होगी, ये जा रहा है। समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, इसमें भी आपको वेवलेंथ जो है वो आपको लैम्डा ही मिलेगा, मतलब जो स्पेसिंग बिटवीन दी वेव फ्रंट्स होगा ये आपको लैम्डा ही दिखता है।
मिरर में भी पास कराओगे तो सेम फिनोमेना दिखेगा। अच्छा, अगर इमेजिन करो कि ऐसा एक सिचुएशन है, सोचो जैसे सर ये तो इस साल एडवांस्ड वाला क्वेश्चन। हाँ, अब आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें एग्जैक्टली पूरी की पूरी नहीं कराई जा सकती है, बट आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके करना है, क्योंकि आपने अभी तो सीख लिया कंसेप्ट, अब उसको अप्लाई आपको करना होगा खुद से ही। अब इमेजिन करो कि ऐसा एक ग्लास लैब है, ठीक है, ऐसा एक ग्लास लैब है और इसमें लाइट रे उन्होंने मान लो पास करा रखा है, वो ऐसा दिखा रहे हैं, ये लाइट रे मान लो इसमें इंसिडेंट करा रखा हमने, तो वेव फ्रंट इसका कैसा दिखेगा? प्लेनर दिखेगा ना? हाँ हाँ ये प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक है, दिस इज प्लेनर वेव फ्रंट। ये आपका लैम्डा वेवलेंथ है, ये आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये सोच के देखो, जब ये लाइट रे इधर से आएगी, सोचो इधर से जब ये लाइट रे आएगी, ऐसे सोचो कि मल्टीपल लाइट रेज इधर से आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है ये कैसा बिहेव कर रहा है? कन्वर्जिंग की तरह या डाइवर्जिंग की तरह? कन्वर्जिंग। तो इस केस में ऐसे कन्वर्ज करा रहे होंगे रेज को, है ना? हाँ नहीं, और दूसरा सेक्शन, ये वाला जो बीच वाला सेक्शन है वो कैसा करा रहा होगा? डाइवर्जिंग। और नीचे वाला सेक्शन वापस से वैसे ही कन्वर्जिंग है। अब इनका वेव फ्रंट अगर ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ करोगे? सर ऊपर के लिए एक लेफ्ट की तरफ कर्व होता हुआ वो, हाँ, और जो कन्वर्ज डाइवर्जिंग वाला हो उसमें भी सर्कुलर ही होगा, लेकिन मतलब जो सेंटर जहाँ से ऐसे कुछ होगा ना, है ना? हाँ। तो इस केस में फाइनली जो आपको इमर्जेंट वेव फ्रंट मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? सोचो, ऐसा मिलेगा नहीं? हाँ सर। बस यही क्वेश्चन था, उसमें शेप प्रेडिक्ट करना था कि बताओ कि इस वेव फ्रंट का शेप कैसा दिखेगा फाइनली जब ये स्लैब से निकलेगा। बस यही क्वेश्चन था। तो ये मैंने कराया नहीं है क्लास में, ये मैं क्लास में नहीं कराया, बट इसके पहले तो वाला सारा सेक्शंस करा रखा है, ये सब सारा करा रखा था क्लास में। तो जिनको ये वाला पार्ट क्लियर होगा उसको तो प्रेडिक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ये अगर कंसेप्चुअली आपने अगर समझा है तो। आई होप आपको क्लियर हो गया ये पार्ट, है ना? हाँ सर। हाँ सर। रिफ्लेक्शन में भी सेम हो सकता है, रिफ्लेक्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर इमेजिन करो कि किसी ने स्फेरिकल मिरर बना रखा है यहाँ पे, सही, ये भी करो, इमेजिन करो अगर ऐसा एक स्फेरिकल मिरर है, और इसमें मान लो कि हमने फिर से वापस से वैसे ले रखा, मान लो प्लेनर वेव फ्रंट डाल रखा है, ये प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक है, तो इसका प्लेनर वेव फ्रंट ड्रॉ कर लो आप। ये इंसिडेंट है, दिस द इंसिडेंट वेव फ्रंट जो आप ड्रॉ कर लो। ये जैसे तरह रही है, बट ये रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी ना, करेगी? हाँ सर। हाँ। इसको डाइवर्ज कराया हमने, और इसका वेव फ्रंट अगर ड्रॉ करें, मिरर के शेप पे ही होगा। ऐसे कुछ होगा, हाँ है ना? क्या स्पेसिंग चेंज होनी चाहिए थी? नहीं, सेम लैम्डा ही रहेगा, है ना? ऐसे कुछ नहीं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई है, जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए। हाँ सर। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेव फ्रंट्स का शेप साइज आप चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, वो अलग अलग मीडियम के थ्रू पास करा के। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम सर एक वेवफ्रंट होने के लिए, सर एक वेवफ्रंट होने के लिए दो पार्टिकल सिर्फ सेम फेज में होने से ही होगा या सेम मीडियम में भी होना पड़ेगा? नहीं, सेम फेज में होना चाहिए, सेम मीडियम में होने का जरूरत नहीं है। सेम मीडियम में होने की कोई जरूरत नहीं है, सेम मीडियम में होने का कोई जरूरत नहीं है।
जैसे एक मीडियम में डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो वो तो स्लोअर हो जाएगा, तो जितना भी पार्ट जो है वो आपका डेंसर मीडियम में है वो सारा एक साथ आप सेम फेज में कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो आपका रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे अगर अगर ऐसे सोचोगे, जैसे इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे इमेजिन करो किसी ने एक ऐसा एक स्लैब डाल दिया है, ठीक है, जैसे सोचो ये सोचो एक स्लैब है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग रेस मान लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं। और इमेजिन करो यहाँ पे लाइट रे ऐसे जा रही है, ऊपर से भी जा रही है और नीचे से भी जा रही है एयर। अब ये सोचोगे तो वेव फ्रंट जो है इंसिडेंट होने से पहले का वेव फ्रंट अगर ड्रॉ करोगे तब फिर तो सेम फेज में है ना, यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, बनेगा नहीं? हाँ सर। ठीक है, बट जैसे ही ग्लास में स्ट्राइक किया उसके बाद अब डिफरेंट हो जाएगा। ग्लास में स्ट्राइक करने वाला वेव फ्रंट जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक ये एक सही, जैसे यहाँ पे एक वेव फ्रंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा एयर में मिलेगा वो तो थोड़ा आगे भाग चुका होगा ना। हाँ हाँ समझ रही सर। है? ठीक है, तो इस केस में जैसे इसको नाम दे दिया अगर, तो ऐसे कर सकते हैं आप इसको, एक मिनट तो यहाँ पे जैसे अब इसको नाम देकर इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको समझ आ रही है? ए बी और सी डी ये क्या है, सेम फेज में, समझ आ रही है? हाँ हाँ सर। और वैसे ही ई एफ और जी एच ये भी आपका सेम फेज में, समझ आ रही? तो एक डिसकंटिन्यूटी जैसा आपको दिखेगा यहाँ पे, मतलब तो सर क्योंकि ABCD पूरा एक वेव फ्रंट हुआ ना? हाँ ए बी सी डी पूरा एक वेव फ्रंट हुआ। ठीक है ठीक है। ए बी सी डी इज वन वेव फ्रंट, ए बी सी डी इज वन वेव फ्रंट। ठीक है, अलग अलग मीडियम में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है, लेकिन फिर जब निकलेगा फिर उस समय कैसे प्लेनर होगा, फिर तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस ही दिखेगा। अगर बाहर निकलेगा तो कैसे दिखेगा? मतलब जब एज के पास पहुंचेगा तब तक तो उसका जो नीचे वाला होगा वो तो बहुत आगे निकल चुका होगा, फिर तो नहीं होगा ना। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ सही कह रहे हो, जब ये बाहर निकलेगा तो थोड़ा पीछे ही रह जाएगा, मतलब बेंड शेप में ही मिलेगा उसको तुमको। मतलब अगर मैं बाहर निकलने के बाद ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा ही दिखने वाला तुम्हें। ऐसा ही दिखेगा, मतलब प्लेनर नहीं रहेगा वेव फ्रंट। पार्ट वाइज प्लेनर रहेगा, पूरा नहीं हाँ रहेगा। हाँ ठीक है पार्ट ठीक वाइज है। अगर देखोगे तो प्लेनर ही तो है ना, हाँ सर ठीक है। है ना? पार्ट वाइज देखने से प्लेनर ही दिखेगा आपको। सर ठीक, सही कह रहे हैं आप, जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे हैं। हाँ बोलो। सर जो स्पेसिंग है वो तो लैम्डा होगा ना दोनों के लिए? बाहर में लैम्डा होगा, अंदर में लैम्डा वाई नहीं हो जाएगा। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए, वापस से बाहर जब निकल चुका होगा तब, एक मिनट रुको, ये गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा, और हाँ ये वाला पार्ट को सुधारना पड़ेगा खाली मुझे, एक मिनट रुको, ये वाला पार्ट सुधारना पड़ेगा, एक मिनट, ये वाला पार्ट गलत किया मैंने। ये वापस से इतना स्पेस में दिखना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना अभी? हाँ सर। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, वो मैंने गड़बड़ से ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका लैम्डा ही दिखना चाहिए, यहाँ पे भी लैम्डा होगा, 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 बट इसके अंदर जो दिखाएंगे आप ये लैम्डा वाई नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। सर मान लीजिए बाहर निकलते निकलते ACDEF का स्पेस सेम हो गया, फिर उसके समय क्या होगा? क्या CD CD और EF का अगर फेज अगर सर सेम हो गया बाहर निकलते निकलते, CD और फिर EF क्या का वो सेम फेज कैसे? EF CD को नया वेव फ्रंट ले लेंगे? ओहो, CD और EF सेम फेज में हो ही नहीं सकते क्योंकि AB और CD सेम फेज में है। तो अगर 2 पाई का अच्छा, हम क्या 2 पाई का फेज डिफरेंस भी हम क्या फेज डिफरेंस मानते हैं?
हाँ मतलब उसको तो ऑब्वियसली आप उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो सेम फेज होने का कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा ना। तब तो तुम बेसिकली जैसे अगर अगर आगे जो वेव भाग चुका है उसको पीछे वाले वेव के कंपैरिजन में तुम सेम फेज में बोल दोगे, अच्छा हाँ हाँ ठीक है है ना। ओके अभी देखो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कुछ प्रूफ्स पूछते हैं, जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करो। सो मैं आपको वो प्रूफ दिखा रहा हूँ अभी, वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लेन मिरर लेना है। सो वी आर टेकिंग अप तो मैंने दो रेज ले रखे हैं, जैसे यहाँ से वन रे एंड दिस द अदर रे, ये दोनों रेज आपके पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। सो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके जाते हैं इधर, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकले। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, यही प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू प्रूव इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके करना है। मैं फिलहाल के लिए दोनों को अलग अलग एंगल मान लेता हूँ, ठीक है। आई एम कंसीडरिंग बोथ द एंगल्स टू बी डिफरेंट। लेट अस से दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर, this angle is I and this angle is R. I am supposed to prove that I is equal to R, ठीक है। सबसे पहले आप इंसिडेंट वेव फ्रंट ड्रॉ करो, इंसिडेंट वेव फ्रंट। मैं ग्रीन कलर के पेन से इंसिडेंट वेव फ्रंट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है? हाँ परपेंडिकुलर है तो है। अरे नालायक, उफ, इतना बदमाश अरे लड़का है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एक पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट मार्क करें, जो रेज के ऊपर मैंने मार्क किया है, इन पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं जैसे ए और बी, तो हम कह सकते हैं ना ए एंड बी आर इन सेम फेज, कह सकते हैं। सेम फेज मतलब सेम वेव फ्रंट पे लाई कर रहा है, इसी वजह से आपका सेम फेज में है, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए वाला जो वेव है, पॉइंट ए वाला जो वेव है वो ऑलरेडी मिरर को स्ट्राइक कर चुका है ना। बट पॉइंट बी वाला जो है वो अभी तक मिरर को स्ट्राइक नहीं किया है, दिख रहा है आपको? हाँ तो पॉइंट बी वाला वेव जब तक पॉइंट सी पे पहुंचेगा उतने टाइम पे पॉइंट ए वाला वेव थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके आगे निकल चुका होगा। हाँ सर ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि वो निकल के कहीं यहां तक पहुंच गया, लेट अस से ये पॉइंट डी पे पहुंच चुका है। तो पॉइंट डी और पॉइंट सी सेम फेज में होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि सेम मीडियम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ राइट, तो अब इनको कनेक्ट किया, अगर मैंने इनको अगर कनेक्ट किया तो वापस से देखो एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। दिख रही है आपको? हाँ सर ठीक है, ये जो है ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड ये जो हम ड्रॉ करें दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। So C and D are in same phase, ठीक है। अब देखो इससे तो हम एक चीज श्योर होकर कह सकते हैं कि AD का लेंथ इज इक्वल टू BC का लेंथ होना चाहिए ना। रीजन बीइंग सिंस light would travel same distance in same time in same medium. Light would travel same distance in same time in same medium. ये बात समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। अभी क्या करो, आप AC के टर्म्स में AD और BC को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। AC के टर्म्स में आप बताओ मुझे, AC के टर्म्स में AD को क्या लिख सकते हैं?
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो AD को मैं लिख रहा हूँ AC cos ऑफ 90 माइनस R, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। हाँ 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 और सिमिलर तरीके से BC को हम लिख सकते हैं AC cos ऑफ 90 माइनस I, लिख सकते हैं क्या? BC को हाँ 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 सर। ठीक है। अब देखो AC तो गया और इससे क्या एस्टैब्लिश हो गया? I इक्वल टू R एस्टैब्लिश हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो इससे हमने ये प्रूव किया कि बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम नहीं है इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ठीक है, कभी नहीं आएगा कुछ इससे रिलेटेड। मिटाएं आगे गए, मतलब मिटाने का तो जरूरत नहीं है, बोर्ड में मिटाएंगे, यहाँ पे क्या मिटाएंगे। ठीक है, चलो अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये इमेजिन करो एक बाउंड्री है, इसके ऊपर का मीडियम μ1 है और नीचे का मीडियम μ2 है। फिलहाल के लिए कुछ एक मानना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, लाइट रे सपोजिटली हमने ऐसा कुछ सेंड कर रखा है। ये इंसिडेंट लाइट से अभी लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है μ1 sin I is equal to μ2 sin R। दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू प्रूव। फिर से वापस से वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं। पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, सही ड्रॉ किया? हाँ हाँ पॉइंट्स सर। इसे मार्क कर देते हैं, 2 पॉइंट्स को। लेट्स से दिस इज पॉइंट A and this is point B, so obviously point A and point B would be in same phase। ठीक है, this is incident wave front, this is what I have drawn is incident wave front। okay, देखो point A जो है, देखो ये इंटरफेस को स्ट्राइक कर चुका है और point B अभी तक स्ट्राइक नहीं किया, आपको दिख रहा है? हाँ हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब कि अभी पॉइंट बी से जब वो वेव सरफेस को स्ट्राइक करेगा उतने देर में पॉइंट ए वाला वेव जो है वो डेंसर मीडियम में एंटर कर चुका होगा, हाँ है ना? सर। तो डेंसर मीडियम में एंटर करने के बाद क्या वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा जितना बी वाला वेव ट्रैवल करेगा? नो नहीं। नो। तो बी वाला वेव मान लेते हैं हम यहाँ पे सी पे पहुंच चुका है, तो ए वाला वेव कुछ एक छोटा सा डिस्टेंस यहाँ तक पहुंचा होगा, मान लेते हैं ये डी वाला पॉइंट है। ठीक है, वो यहाँ तक पहुंच चुका है। टाइम दोनों का सेम होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो ओमेगा इंटू टी, यही तो फेज डिसाइड करेगा ना, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो टाइम आपको सेम लेना है। ठीक है, तो इस केस में अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब देखो एक और वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं एक चीज कह सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, बोलो ना, क्यों नहीं बोलोगे? सर वो वहाँ पे जैसे आपने डिस्टेंस इक्वेट किया, यहाँ पे क्या टाइम इक्वेट करना पड़ेगा? हाँ, टाइम को इक्वेट, वहां पे भी तो टाइम इक्वेट किया था, तुमने देखा नहीं बेसिकली। मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, हाँ मतलब वैसे डिस्टेंस। हाँ हाँ वही। ठीक है, तुमने अगर ध्यान नहीं दिया, मैंने टाइम ही इक्वेट किया हाँ था। हाँ हाँ, वो तो स्पीड सेम इसलिए कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अब आपको ये पता है कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज c by μ1 एंड सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज c by μ2, और दोनों को लाइट में दोनों को एक से एक को पहुंचना है b से c सेम टाइम में, और एक को पहुंचना है a से d। ठीक है, सो इन सेम टाइम
in the time when wave from B reaches C. The wave from A reaches D. So therefore, delta T from A to D has to be equal to delta T from B to C. तो अब कंडीशन क्या लिखोगे आप? AD divided by C by mu 1, AD ना mu 2. That should be equal to BC divided by C by mu 1. सही लिखा मैंने? ठीक है? C तो कट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास बचेगा mu 2 into AD. That should be equal to mu 1 into BC. अब AD और BC को I और R के टर्म्स में हमें लिखना है, ठीक है? अभी आप चेक करो, ये चेक करो, ये I इधर है, इसका मतलब ये वाली एंगल ये वाला एंगल देखो, this angle is 90 minus I and this angle is 90 minus R. So this angle is I and this angle is R. सही है? Yep. हाँ सर। तो AD को R के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? AD को R के टर्म्स में AC sin R लिख सकते हैं? हाँ। और BC को I के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? AC sin I ले सकते हैं? हाँ सर। तो AC sin R और AC sin I, so mu 2 into AC sin R is equal to mu 1 into AC sin I. Proof हो गया देखो. So what you are getting is mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R. Proof हो गया ना? ठीक है? ये अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये बोर्ड्स के लिए ही आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में डेरिवेशन पूछ सकते हैं, बाकी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर हाँ बोलो सर, ए और डी के बीच का एक पॉइंट ले और बी और सी के बीच का एक पॉइंट ले जो आगे सेम फेज में था और उनको एक वेव फ्रंट से कनेक्ट करे तो वो इंटरफेस पे बेंट होगा, वैसा बनेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बेंट वाला बनेगा, बिल्कुल बेंट वाला बनेगा। ठीक है, हमने क्या बोला? ओम बोल रहे हैं, बोलो। ए और डी के बीच का एक पॉइंट ले और बी और सी के बीच का एक पॉइंट ले जो आगे सेम फेज में था और उनको एक वेव फ्रंट से कनेक्ट करे तो वो इंटरफेस पे बेंट बनेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, वही जो पहले करके दिखाया वही वाला। हाँ सर। ठीक है, अब एक आज डॉपलर इफेक्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करते हैं। डॉपलर इफेक्ट in EM waves. इसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, रिजल्ट सिर्फ हमें याद रखना है। डेरिवेशन रिलेटिविटी की थ्योरी से किया जाता है और वो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो इसमें क्या करना है, आपको बस रिजल्ट को याद रखना है और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए डॉपलर इफेक्ट का मतलब तो आपको पता है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब आपको याद है क्या है कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई अपीयर होती है, और जो फ्रीक्वेंसी का चेंजेस हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं ना, कहते नहीं कहते? ठीक है, सो ये जैसे साउंड में होता है वैसे ही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होता है, बट एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। जैसे साउंड में सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच के अगर रिलेटिव वेलोसिटी को मैं सेम रखूं, बस दोनों का मैग्नीट्यूड को चेंज करते जाऊं, एक बार सोर्स का वेलोसिटी को चेंज किया, एक बार ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को चेंज किया, तो उससे फ्रीक्वेंसी के चेंजेस अलग आते थे या नहीं आते थे? हाँ सर, पर इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो
तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की वजह से जो चेंजेस हम करते थे वो न्यूमरेटर में करते थे, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, याद है? हाँ सर। हाँ हाँ और सोर्स की मूवमेंट से हम डिनोमिनेटर में करते थे वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, याद है आपको? हाँ सर। राइट। तो इसका मतलब है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को अगर इंडिविजुअली चेंज किया जाए और रिलेटिव वेलोसिटी को सेम रखें तो भी आपकी फ्रीक्वेंसी के चेंजेस अलग अलग आते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट साउंड में जो है वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब कि ये मैटर करता है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, एज लॉन्ग एज उन दोनों के बीच के रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो डॉपलर्स इफेक्ट है वो सिमेट्रिकल है, जबकि साउंड में जो डॉपलर्स इफेक्ट है वो आपका अनसिमेट्रिकल है। आपको ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ आया? हाँ ठीक है, तो पहले ये जल्दी से मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्रेशन पे जाता हूँ, ठीक है? तो बेसिक डेफिनेशन तो वही है, दी चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी of wave detected by observer due to relative motion between source and observer is termed as Doppler's effect. Doppler's effect in sound is unsymmetrical. Which means that even if the relative velocity between source and observer is constant, and the individual velocity आपका साउंड चला गया। हेलो। তা তোকে শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ পাচ্ছি পাচ্ছি।
तो आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि नहीं हो रहा है? सर का स्क्रीन फ्रीज हो गया तो স্যার ক্যাচা हाँ স্ক্রিনও हाँ ফ্রিজ हाँ হয়ে গেছে, কথা শুনতে পাচ্ছি না তো। हाँ ठीक है ठीक है। কেউ ভূতে বলেছিস? सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक है, एक मिनट। স্যার ये जस्ट আপনি मैंने क्या नोमेनक्लेचर, खाली नोमेनक्लेचर लिखा है। देखो ये एक्सप्रेशन तक तो देखा था ना आपने, मैंने बोर्ड लिखा था। सर नहीं, एक्सप्रेशन में नहीं थे। ठीक है, बट एक्सप्रेशन में मैंने कुछ डिराइव नहीं किया बेटा, एक्सप्रेशन में कुछ डिराइव नहीं किया, बस रिजल्ट आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला था ना इसका एक्सप्रेशन का डेरिवेशन रिलेटिविटी की थ्योरी से होता है, वो तो हमारे सिलेबस का पार्ट का ही नहीं है, तो इसलिए वो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें बस ये रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब समझ में आएगा कितना पेज छोड़ना है। सर ये पूरा ही नहीं लिखा, इसके और थोड़ा ऊपर जाएंगे। अच्छा सिर्फ वो पहला लाइन ही लिखा है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो डॉपलर इफेक्ट इन ईएम वेव्स जो है वो आपका अनसिमेट्रिकल है। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी आप रूट अंडर प्लस सी प्लस माइनस ऑफ वी रिलेटिव बाय सी माइनस प्लस वी रिलेटिव इनटू एफ लिखते हैं। साउंड में आप लिखते थे वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस माइनस ऑफ वीओ बाय वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ नॉट लिखते थे। तो वो एक डिफरेंस है कि यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि सोर्स या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। सिर्फ ये मैटर करता है कि उन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ यही मैटर करता है। आपको एप्लीकेशन का तरीका अगर याद हो वहां पे कि जैसे कब फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी, याद है आपको? जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते थे, याद है? हाँ 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 और सर। जब एक दूसरे से ये दूर जाते थे तब फ्रीक्वेंसी घटती थी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते हैं तो उस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बढ़ती हुई मिलनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ कैसे मिलेगा? न्यूमरेटर प्लस और डिनोमिनेटर माइनस, होगा नहीं? हाँ हाँ सर। ठीक हाँ है, तो उस केस में आपको दोनों मतलब ऊपर में प्लस और नीचे माइनस एक साथ डालना पड़ेगा। दूसरा, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी घटनी है तो न्यूमरेटर में आप माइनस डालेंगे और डिनोमिनेटर में प्लस डालेंगे, और ये दोनों क्या होगा? आपका एक साथ होगा। हेलो सर, आपका हेलो। आवाज शायद वापस फ्रीज
फिर से नहीं आ रहा। नहीं आ तेरा रहा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा कुछ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ अभी सर आ अभी हाँ सर, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा अब। हाँ हाँ स्क्रीन दिखा रहा हूँ। एक मिनट जस्ट लाइन पे रुकना, एक मिनट जस्ट लाइन पे रुकना। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो जस्ट। हाँ सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि न्यूमरेटर में आपको प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस ये एक साथ यूज करना है, या फिर न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस ये एक साथ यूज करना है, क्योंकि पास आएगा तो बढ़ना चाहिए, बढ़ने के लिए न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, और अगर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से तो उस केस में न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। इसमें ही कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जस्ट कॉमन यूज टर्म्स क्या है, जैसे अगर चीजें पास आती है ना, जैसे अगर सोचो कि जैसे आप वेव अगर एमिट कर रहे हो, इमेजिन करो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहे हो, और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का रिलेटिव मोशन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने से फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी घटने का मतलब वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा ना? हाँ होगा नहीं होगा? हाँ और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है कि उस केस में ये हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, है ना? हाँ सर। और जैसे अगर वेवलेंथ को कंपेयर करें, जैसे एक है ब्लू और एक है रेड, ये तो विजिबल की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल जैसे ब्लू और रेड को कंपेयर करें तो इसमें से ज्यादा बड़ा वेवलेंथ कौन है? ओ रेड। रेड शिफ्ट की तरह। तो ये रेड और शिफ्ट रेड शिफ्ट कहते हैं। हाँ, इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो मतलब अगर आपके सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन ऐसा है सच कि उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी घटती हुई मिल रही है, वो तभी होगा जब आपका सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी घटने का मतलब है वेवलेंथ बढ़ रहा है, और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है वो रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऐसा बोलते हैं रेड की तरफ। रेड इज नॉट एग्जैक्टली रेड, मतलब विजिबल लाइट में वो बोल रहे हैं, ये तो कोई भी वेवलेंथ के लिए आप यूज कर सकते हैं, मतलब रेडियो वेव्स में भी ये टर्म यूज कर सकते हो आप, कोई भी टाइप ऑफ वेव में यूज कर सकते हैं। इसी का ठीक उल्टा भी हो सकता है। ठीक उल्टा क्या है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इसका मतलब वेवलेंथ घटेगा, और वेवलेंथ घटने का मतलब कि लेसर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करना है, और लेसर वेवलेंथ मतलब क्या होगा? ब्लू शिफ्ट होगा। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि माना जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स पूरा का पूरा एक्सपैंड कर रहा है, ये माना जाता है। इसका बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो आपका रेड शिफ्ट ही है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं हमारे, डिस्टेंट गैलेक्सीज जो है, गैलेक्सी मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स जो होते हैं, मतलब एक बहुत सारे कलेक्शन ऑफ स्टार्स उस उनको मिला के जो गैलेक्सी बनता है। अब ऐसे मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, तो हमारे यूनिवर्स में जैसे दूसरे गैलेक्सी से जो रेडिएशन हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो वो रेडिएशन का वेवलेंथ देखा गया है कि कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। और वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? कौन सा शिफ्ट है? रेड शिफ्ट है या नहीं? हाँ सर। तो इससे ही पता चलता है कि वो जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं वो हमसे क्या और दूर जाते जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा गैलेक्सी का साइज क्या हो रहा है, मतलब हमारा जो यूनिवर्स का साइज है वो क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। समझ आ रही है? तो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यही बोलते हैं हम। समझ आ रही है? हाँ ठीक है। अब एक चीज ये देखो, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोचो, जैसे ये कैलकुलेशन क्या आपके लिए आसान होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है? ये सोच के बताओ मुझे। डिफिकल्ट डिफिकल्ट, क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट है और v रिलेटिव इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में तो हर कोई स्लो चलता है ना? और स्लो ही नहीं, बहुत स्लो चलता है, राइट? है ना? हाँ सर। तो इस केस में जब आप चेंजेस करेंगे भी तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे काफी क्लोज होगा नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, उससे काफी क्लोज होगा। मतलब अगर जैसे जैसे विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज का सोचो, तो विजिबल रेडिएशन ऑलमोस्ट 1000 एंगस्ट्रॉम का रेंज का होता है,
तो अगर v इक्वल टू एफ लैम्डा अगर आप लगाओगे तो f की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो v बाय लैम्डा, मतलब 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द माइनस 7, मतलब 10 टू द 15। तो 10 टू द 15 हर्ट्ज का विजिबल लाइट का रेडिएशन है नहीं है? हाँ सर। हाँ हाँ तो 10 टू द पावर 15 में अगर 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज का भी चेंज किया आपने तो क्या सिग्निफिकेंट चेंज है कुछ? ना। कुछ नहीं। समझ आ रही है? तो 1000 हर्ट्ज बोलने से तो लगता है यार कितना बड़ा चेंज कर गया, बट कितना बड़ा या कितना छोटा हमेशा सोचो कि किसके रेस्पेक्ट में है। बड़ा छोटा कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। तो 1000 हर्ट्ज का चेंज हो गया, सर बोलोगे सर इतना बड़ा चेंज बाप रे, बट इतना बड़ा चेंज बाप रे नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि आप 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 10 के कंपैरिजन में अगर लोगे तो वो नेग्लिजिबल चेंज दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। जो चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में काफी छोटी होने वाली है। ये आपको समझ आ गई? ठीक है? हाँ सर। तो इजंट इट ऑब्वियस हाँ। कि इस एक्सप्रेशन को हम अप्रोक्सीमेट करके अपना यूज करें? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ यूज कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि जो दूसरा टर्म है देखो ये पहले टर्म के कंपैरिजन तो काफी छोटा दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो अब वो वाला पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है? सर एक डाउट था कि जैसे साउंड का जब हम डॉपलर पढ़ रहे थे उसमें जब सोर्स मूव करता था तो वेव वेलोसिटी ऑफ साउंड भी चेंज होता था। यहाँ पे तो वो ऐसा नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्पीड लाइट तो सेम। हाँ नहीं उसमें कॉज देखो, कॉज क्या है इसमें जो कॉज है डॉपलर इफेक्ट का वो आपको क्या है ये आपको पता नहीं है ना। मैं आपको इसलिए तो बोला कि उसका थ्योरी के साथ इसको मिक्स करने की कोशिश नहीं करना। यू आर नॉट सपोज्ड टू मिक्स अप द थ्योरी ऑफ दीस टू, दोनों में अलग-अलग ही फेनोमेना है। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपने रेडशिफ्ट एक्सप्लेन किया तो ये बोला था ना कि जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब कम हो रहा है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, तो ये तो हम स्पीड को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्पीड ऑफ लाइट इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी। स्पीड ऑफ लाइट जो है तो मतलब यही रीजन होगा ना जो मैंने बोला। हाँ बिल्कुल वही रीजन है, बिल्कुल वही रीजन है बेटा। ठीक है। प्लस माइनस को यूज करने का तरीका ये ध्यान रखना कॉमन है। स्पीड ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट सही, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर प्लस, वो आपका अभी भी सेम है। ठीक है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये एक बार मैं लिख के रख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें बात के लिए। प्लस और माइनस will be adjusted using same logic that when separation between source and observer decreases, the frequency should increase. And hence plus in numerator and minus in denominator. ठीक है? So for example, जैसे एग्जांपल पे दिखा दे रहे हैं. For example, if they are approaching with a relative velocity of v relative equal to v approach, then f apparent की वैल्यू लिखोगे तो ये लिखोगे आप रूट अंडर c plus velocity of approach by c minus velocity of approach and into f other. ठीक है? इसमें कुछ ट्रिकी पार्ट नहीं है, ये एकदम बिल्कुल सिंपल सा चीज है। अब कैलकुलेशन जो आसान करने के लिए वो अब आपका बता रहा हूँ। ठीक है? जनरली जो v रिलेटिव होगी ये काफी छोटी होगी c से, 10 we can use binomial approximation to simplify the result. To simplify the result. तो रिजल्ट क्या है? f apparent का वैल्यू था c plus minus of v relative
by c minus plus of b relative इसका पावर हाफ था और इनटू f था। इसको रीअरेंज करके उसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस माइनस ऑफ सॉरी c का हटा देते हैं 1 कर देते हैं इसको 1 प्लस माइनस ऑफ b रिलेटिव बाय c इसका पावर हाफ इनटू 1 माइनस प्लस ऑफ b रिलेटिव बाय c इसका पावर माइनस हाफ इनटू f। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस ऑफ हाफ ऑफ b रिलेटिव बाय c इनटू अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है इनटू 1 प्लस माइनस ऑफ हाफ ऑफ b रिलेटिव बाय c इनटू f। लिख सकते हैं सर? हाँ सर। अब इसको अगर एक्सपैंड करें तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस हाफ मतलब प्लस माइनस 1 हो जाएगा प्लस माइनस b रिलेटिव बाय c इनटू f एंड प्लस माइनस ऑफ 1/4 ऑफ v रिलेटिव बाय c का होल स्क्वायर इनटू f। ये आएगा है ना? हाँ सर। और v रिलेटिव बाय c ऑलरेडी 1 से बहुत छोटा है, इसका मतलब v रिलेटिव बाय c का स्क्वायर तो और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। सर लास्ट में प्लस माइनस होगा, उसमें तो सिर्फ शायद प्लस ही होगा ना? कौन सा? हाँ सर, लास्ट में जो प्लस माइनस दिया आपने वो तो शायद सिर्फ प्लस ही होगा ना? क्यों? अगर पहले एक्सप्रेशन में प्लस है और दूसरे एक्सप्रेशन में माइनस है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? दूसरे एक्सप्रेशन में माइनस। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अच्छा, ये न्यूमरेटर का प्लस और ये माइनस और ऊपर में भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अरे हाँ ठीक है, तो ठीक है, बट ये मैटर नहीं करता एनीवेज। आप देखो ये वाला टर्म तो नेग्लिजिबल है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। हाँ सर, वो तो ऐसे नहीं दी। ठीक है, ये नेग्लिजिबल है, बट ठीक है आप सही सोच रहे थे, मैंने सोचा नहीं उसमें। ठीक है, ये नेग्लिजिबल टर्म है। तो अगर ये नेग्लिजिबल टर्म है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अब क्या हो गया आपके लिए? दिस इज 1 प्लस माइनस ऑफ v रिलेटिव बाय c इनटू f। दिस इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी आया हमारे लिए। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो डेल्टा f अगर निकालनी है तो डेल्टा f निकालने के लिए क्या करेंगे आप? एपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ f करेंगे। और अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज निकालूं तो डिवाइड बाय f करेंगे। देखो तो क्या प्लस रहेगा? डिवाइडेड बाय c। दैट्स इट। क्या ये कैलकुलेशन बहुत आसान है? क्या ये हाँ कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है ना? ये कैलकुलेशन बहुत आसान। हाँ सर, बहुत आसान। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अब आपके लिए काफी आसान होगा। तो यही वाला रिजल्ट को आप मेजॉरिटी टाइम यूज करते हुए देखेंगे। मतलब जब भी आपके डॉपलर इफेक्ट इन ईएम वेव्स आते हैं तो इसी को एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। बट एक ट्रिकी पार्ट भी है। जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, 3-4 साल पहले आया था। उसमें क्या किया था उन्होंने? स्पीड ऑफ जो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली दे रखा था ना, वो उन्होंने c/4 या c/2 ऐसे कुछ दे रखा था। तो c/4 और c/2 के लिए क्या ये एक्सप्रेशन यूज होगा? सोच के देखो, अप्रोक्सीमेशन नहीं, वो तो कंपैटिबल हो गया। नहीं, उसका आंसर जो आता वो इसको यूज करके आता, इसको यूज करके। बट बहुत लोगों ने गड़बड़ क्या कर दिया? बहुत लोगों ने गड़बड़ यही कर दिया कि डेल्टा f/f को v रिलेटिव बाय c करके कर दिया, और वो पूरा गलत हो गया। समझ आ रही है आपको? तो आपको दोनों चीज याद रखनी है। आपको मेन इक्वेशन भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि जनरली v रिलेटिव बाय c का वैल्यू बहुत छोटा होता है, v रिलेटिव का वैल्यू बहुत छोटा होता है c से, और इसी वजह से हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट पे जब पहुंचे तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। आपको समझ आया ना? सर वो जो बहुत छोटा है वो क्या वैसे वही 5% की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा? हाँ, वही 5% वाला लॉजिक है। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ v रिलेटिव इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू c। ठीक है, वही 5% वाला ही रेंज है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है ये। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और नोटिस करो आप। हम जब स्पीड ऑफ लाइट के लिए जब यूज करेंगे एक्सप्रेशन को, स्पीड ऑफ लाइट इज अ रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी, मतलब कि वो रिलेटिव आपकी वेलोसिटी पे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो c की वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो f into लैम्डा लिख सकते हैं। c इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, मतलब कि ये हर वक्त सेम मिलेगा आपको, किसी भी फ्रेम में देखोगे यही ही दिखेगा। इसका मतलब कि f और लैम्डा का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। आपको ये पता है अगर कि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस छोटे हैं तो वेवलेंथ का भी चेंजेस छोटा होगा, हाँ होगा नहीं होगा? सो फॉर ऐसा लिख सकते हैं ना, फॉर स्मॉल चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी wavelength will also change by small amount. Wavelength will also change
बाय स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अब क्या हम एरर फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो डेल्टा सी बाई सी, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ बाई एफ एन प्लस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं? हाँ इसका मतलब डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? दिस इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा एफ बाई एफ। मिल गया ना? मतलब जो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वही कम क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ भी है। हाँ सर। अगेन ये ध्यान रखना है, ये भी तभी एप्लीकेबल है जब छोटे चेंजेस हो रहे हैं, बड़े चेंजेस के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ याद रखना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि आप फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ और फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी आप एक ही फॉर्मूला को यूज करके निकाल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ रहा है ये तो आपको ऑलरेडी समझा दिया, फ्रीक्वेंसी कब घट रहा है ये भी आपको बता दिया। ठीक है, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट भी लिख देता हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको जस्ट नाम पूछ सकते हैं। ये टर्म ध्यान रखना है आपको। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? इफ द सोर्स एंड डिटेक्टर, डिटेक्टर मतलब ऑब्जर्वर जो भी है, आर रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब दूर जा रहे हैं, रिसीडिंग अवे फ्रॉम each other, then the wavelength, appears to have shifted towards higher wavelength. इसी को रेड कलर की तरह मानना है। ठीक है, रेड कलर, hence the term red shift is used using this logic, using this explanation rather, logical explanation, we conclude that the size of the universe is expanding. Size of the universe is expanding. ठीक है, इसका ठीक उल्टा आपका ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। If the source and detector are approaching each other, then the wavelength appears to have shifted towards lower wavelength. और ये आपका ब्लू शिफ्ट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। इमेजिन करो एक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देख रहा हूँ। इमेजिन करो ऐसा क्वेश्चन है, a policeman uses radio waves for detection of speed of drivers on traffic. He sends waves of frequency f. He sends waves of frequency f and receives
them back and is found that the frequency is higher by an amount delta f if the speed of light is c, find velocity of the driver. बताओ कितना है? आपको ये मानना है कि पुलिस वैन स्टेशनरी है? C delta F by 2F. क्या है क्या? C delta F by 2F. ठीक है, बताइए कैसे? सर जब वो पुलिसमैन के पास से जो रेडियो वेव जो ड्राइवर के पास पहुंचा तो उनमें तो रिलेटिव वेलोसिटी मान लीजिए v रिलेटिव था, तो उस केस में उसका कुछ मतलब फ्रीक्वेंसी का कुछ चेंज होगा, तो उसको हम निकाल लिए कि वो डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू रिलेटिव बाई सी। अब वो जो फ्रीक्वेंसी उसको रिसीव किया वो तो उसी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करेगा। गुड। अब वो भी उस पुलिसमैन के पास वेलोसिटी से वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 2 बार इंक्रीज किया, मतलब परफेक्ट। मतलब ये डेल्टा एफ एक बार में डेल्टा एफ बाय 2 इंक्रीज कर रहा है, तो इससे हम निकाल लेंगे। परफेक्ट है, समझ आया सबको? ये 2 स्टेज में उसका इंक्रीमेंट हुआ है, सबको समझ आई है? हाँ सर। ये पुलिस वैन थी और इसने क्या किया, इधर से वेव सेंड किया, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f थी, तो ये वेव्स आपका गया इधर, फिर इधर से ड्राइवर के पास टकराया एंड देन वापस इसके पास पहुंचा है, ये सीक्वेंस है। तो ड्राइवर मान लेते हैं हमारा यहाँ पे, ये ड्राइवर है d मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ड्राइवर तो खुद ही मान लेते हैं कि ये v रिलेटिव का दे रखा है, ये v दे रखा है, ठीक है। तो इस केस में इसने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव किया होगा, इसने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव किया, ये फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड को अगर माने कि ये f1 है, तो f1 जो होगा वो तो हायर देन f होगा ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो f1 विल बी डेफिनेटली f प्लस डेल्टा f1, लिख सकते हैं ऐसा, है ना? हाँ सर। उसके बाद फिर इसने वही फ्रीक्वेंसी को क्या किया, रिफ्लेक्ट भी कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके लिए क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम एज जो रिसीव फ्रीक्वेंसी है, बट ये रिसीव फ्रीक्वेंसी अब डिटेक्टर तो मतलब इधर जो पुलिसमैन है वो तो डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब सोर्स जो है वो खुद ही क्या है, मूविंग है ही नहीं है सर। जो f1 है वो तो f से कम होना चाहिए ना? हाँ वही हाँ माइनस होगा, हाँ सही माइनस होगा बेटा, माइनस होगा, और दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो घटेगा, माइनस होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो उसने तो क्या किया, वही रिफ्लेक्ट कर दिया, बट अब ये तो मूविंग सोर्स हो गया ना, तो मूविंग सोर्स हो गया तो इस केस में वापस से ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, मतलब पुलिसमैन के पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड अगर f2 है तो f2 विल बी f1 प्लस डेल्टा f2, ऐसे लिखेंगे ना, है ना? सॉरी माइनस, अगेन माइनस, दूर जा रहा है माइनस, समझ आ रही है? हाँ। तो इसको क्या लिखेंगे आप, f माइनस ऑफ डेल्टा f1 एंड प्लस डेल्टा f2। तो ये 2 स्टेज का मैग्नीफिक, 2 स्टेज में चेंज हुआ या नहीं हुआ? यही वाला वैल्यू उसने क्या दे रखा है, ये वाला वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज डेल्टा f, है ना? वो f माइनस होगा ना सेकंड स्टेप में? कौन सा बेटा? सेकंड स्टेप में जो है वो f माइनस, हाँ सेकंड स्टेप में f होगा, सिर्फ f होगा, हाँ ठीक है, यही डेल्टा f दे रखा है। अभी देखोगे अगर आप, तो f में अगर मैंने f में अगर सोचो डेल्टा f1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो क्या वो वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज किया क्या? ना, नहीं। इसीलिए f2 का वैल्यू f1 के काफी क्लोज होगा ही नहीं होगा? हाँ सर। हाँ ठीक है, बहुत क्लोज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि चेंजेस काफी छोटे होने वाले हैं। तो इस केस में जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा f1 will approximately be equal to delta f2 and that will be equal to v relative by c and into f होगा। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। एंड इसी की वैल्यू को हम v by c लिख लेते हैं, into f कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका डेल्टा f by 2 हो जाएगा
तो यहाँ से डेल्टा एफ की वैल्यू आपको मिल गई है, दिस इज ट्वाइस ऑफ वी बाई सी इनटू एफ। समझ आया? हाँ सर। सर सर क्वेश्चन के लैंग्वेज में एक चीज पूछना है। हाँ पूछो। सर वो जो लिखा है ना दैट द फ्रीक्वेंसी इज हायर, वो शायद लोअर होगा ना? अच्छा फ्रीक्वेंसी इज लोअर, हाँ। अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, एक चीज़ हो सकता था कि रिसीडिंग बोला था क्या मैंने? A policeman used radio waves of frequency इतना, his sense waves of frequency receives back इतना, from the frequency। अच्छा अच्छा, तो एक गड़बड़ क्या कर दी मैंने पता है इसमें? Since already रिलेटिव को उल्टा तरफ करना पड़ेगा। हाँ उल्टा करना हाँ। पड़ेगा, बस इतना ही है, उल्टा कर दो अपने आप ही आंसर सब ठीक हो जाएगा। उसने ऑलरेडी क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी हायर है ना? तो उस तरफ ही चूज करना है। हाँ तो उसको उल्टा चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी यहाँ से। वैसे भी सर आप प्लस लोअर लिख देंगे तो प्रॉब्लम, अच्छा वो भी कर सकते हैं। एक ही बात है, ठीक है तो वो उधर ही लोअर कर देते, चलो ठीक है, डायग्राम को गंदा नहीं करते, इधर ही लोअर कर देते। Found that the frequency is lower या lesser by an amount। ठीक है सुजी, ऑब्जर्वेशन अच्छी है आपकी, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है? सर ये सब क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्यों? मतलब इतना छोटा चेंज का मेजर कर पाता है हम लोग फ्रीक्वेंसी में? हाँ चेंज, अरे चेंज तो मेजर करने के लिए डिवाइस तो आप बना ही सकते हैं ना। चेंज मैंने आपको क्या बोला, एब्सोल्यूट देखोगे तो फिर जैसे चेंज अगर देखोगे तो कुछ अगर 1000 हर्ट्ज में भी चेंजेस हुए तो वो तो अच्छे खासे चेंजेस है ना, बट रिलेटिव देखो तो काफी कम मिलेगा तुमको, हाँ हाँ। है ना? सर हम तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी भी भेज सकते हैं, उससे तो फिर कंसिडरेबल आ जाए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अगर रेडियो वेव्स की बात करोगे तो वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी छोटा होगा उनका। आप वैसे चूज कर सकते हैं, जैसा जैसा चाहिए वैसा चूज कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है?